Good evening, students. So this is our lecture number 9 on the Code of Civil Procedure 1908. तो अपने आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उनमें पहला है हम सेक्शन 9 के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं आज उनको कवर करेंगे एंड साथ ही साथ सेक्शन 9 के साथ जो एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2 अटैच्ड है उसके ऊपर डेलिब्रेशन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो ये जो लेक्चर्स मैं बनाता हूं इसके नोट्स मैं फ्री ऑफ चार्ज टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब इससे पहले अपने लेक्चर को हम लोग शुरू करें, आप में से किसी ने एक सवाल मेरे से पूछा था। जो सवाल था दैट इज़ रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट टू बी प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट, जो मैंने लेक्चर 4 बनाया था। उसमें एक क्वेश्चन निकल के ये आया। क्वेश्चन ये था कि जो टर्म यूज हुआ है ऑर्डर 7 रूल 14 में, क्या टर्म यूज हुआ है? जो टर्म यूज हुआ है ऑर्डर 7 रूल 14 में वो हुआ है when the at the same time deliver the document and a copy thereof. At the same time deliver the document and a copy thereof. Wait, इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर सवाल जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इसका मतलब ये है कि जो प्लेंटिफ है उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी एक कॉपी दोनों सबमिट करनी पड़ेगी, या फिर इसका मतलब कुछ और है। मैं आपको एक चीज पहले बताता हूं। मैं खाली जो सवाल पूछा गया है उसको एंटरटेन कर रहा हूं, मैं पूरी चीजों को दोबारा समझाऊंगा नहीं। अगर आपको समझना है कि यहां पे सवाल क्या है तो आप लेक्चर 4 को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल यहां पर यह पूछा गया है कि जो ऑर्डर 7 रूल 14 के अंदर जो ये टर्म यूज हुआ है एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट एंड ए कॉपी देयर ऑफ, ठीक है, इसका मतलब क्या ये है कि जो प्लेंटिफ है उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी एक कॉपी दोनों सबमिट करनी पड़ेगी प्लेंट के साथ, या फिर कुछ और है? देखिए मैं आपको बताता हूं। हमने ये पढ़ा था कि जब प्लेंट जाएगा तो प्लेंट के साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या आ सकता है? सपोज अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस था तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी आपको देनी है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना है। मतलब देखो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है? आप प्लेंट फाइल कर रहे हो तो आप कुछ एविडेंसेस पे रिलाई करोगे ना, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे रिलाई करोगे। तो जिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पर आप रिलाई करने वाले हो उसका आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और वो लिस्ट आपको कोर्ट में भेजना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है वो ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना रहे हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना रहे हो उसके साथ वो जो प्लेंट है, ठीक है, प्लेंट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी जाएगा और प्लेंट में साथ ही साथ जो भी आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाए हो उन डॉक्यूमेंट की या तो ओरिजिनल कॉपी लगा दो, ठीक है, या फिर उसकी कोई कॉपी लगा दो, मतलब उसका एक एक फोटोकॉपी करवा के उसको अटैच कर दो। बेसिकली मैं आपको समझाता हूं, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, दैट इज बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज या फिर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कोर्ट में सबमिट करने हैं। अब अगर आप चाहें तो वो प्लेंट के साथ में भी दे सकते हैं, वो आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन सपोज अगर वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं, सपोज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपके इमीडिएट पोजीशन में नहीं है, ठीक है, दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज नॉट इन योर इमीडिएट पोजीशन। फॉर एग्जांपल मान लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय थे, सपोज ए एम्प्लॉयर था और बी एम्प्लॉय था, ठीक है। ए ने इलीगली बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का उसको टर्मिनेट कर दिया। अब बी के पास ना जो कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में उसकी कॉपी थी, ठीक है, उसकी कॉपी थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ए के पास था, ठीक है। तो अब अगर उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाएगा कैसे? तो वो क्या करेगा, जो कॉपी उसके पास, सपोज ए ने उसको व्हाट्सएप पे भेजा हो कि ये देखो ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो बी क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट व्हाट्सएप उसने रिसीव किया था उसकी एक कॉपी निकालेगा और उसको प्लेन के साथ अटैच कर देगा। लेकिन बी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज उसको
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? वो बेसिकली एप्लीकेशन फाइल करेगा कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ए के पोजीशन में है और उसके पोजीशन से उस डॉक्यूमेंट को निकाला जाए और उसको मैं ताकि कोर्ट में जमा करवा सकूं। ठीक है, तो जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है कि जो प्लेंटिफ है, अगर वो चाहे, अगर उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में है तो वो प्लेंट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच कर सकता है। अगर सपोज उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पोजीशन में नहीं है तो वो उसकी कॉपी लगा सकता है, वॉट एवर सूट्स द प्लेंटिफ। लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 13 रूल 1 कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसको जमा करने पड़ेंगे कोर्ट में बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। इज दैट क्लियर? होप सो मैं आपके क्वेरी को सॉल्व कर पाया हूँगा। तो आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, एक बार सेक्शन 9 को दोबारा पढ़ते हैं। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, द कोर्ट्स शैल subject to the provisions here in contained. What this is referring to? This is referring to the CPC. Have jurisdiction to try all suits of a civil nature. हमने अपने लास्ट लेक्चर में समझा था कि एक सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सूट ऑफ सिविल नेचर बेसिकली क्या होता है? इट इज अ सिविल सूट प्लस इफ सम सोशियो रिलीजियस मैटर इज इन्वॉल्व। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था कि सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर में क्या डिफरेंस होता है। मैं दोबारा उसको समझाने नहीं जा रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो हमने ये समझा था कि सेक्शन 9 के अंदर जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन दी गई है। ठीक है, कि दे कैन ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, बट यहां पर दो रेस्ट्रिक्शन उन पे क्या इंपोज कर दिए गए हैं कि अगर सीपीसी आपको बार करता है किसी मैटर को इंटरटेन करने से तो आप नहीं कर सकते, या फिर अगर आपके ऊपर कोई एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड बार लगाया गया फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, अब सेक्शन 9 के रिगार्डिंग कुछ केस लॉज हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। द फर्स्ट केस लॉ इज मोसा रेवरेंट पीएमए मेट्रोपॉलिटन एंड अदर्स वर्सेस मोरन मार मार्थोमा मैथ्यू। इट इज ऑफ 1995 सुप्रीम कोर्ट, 3 जज बेंच। RM सहाई जस्टिस वॉज द वन हु गेव द जजमेंट। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। हाँ, सेक्शन 9 हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशंस। ये मैंने आपको समझाया था ना कि सेक्शन 9 के पास कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन दोनों हैं। पॉजिटिव डायमेंशन इसलिए है क्योंकि उसके पास ये इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन है कि दे कैन ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। उनके पास एक एक्सपेंसिव डायमेंशन है। ठीक है, और नेगेटिव डायमेंशन क्या है? द रेस्ट्रिक्शंस, दैट इज द सीपीसी एंड इफ देयर इज एनी एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कि सेक्शन 9 में जो पॉजिटिव डायमेंशन है उसको हम एक्सपेंसिव डायमेंशन भी कहते हैं। ठीक है, और नेगेटिव डायमेंशन को रेस्ट्रिक्टिव डायमेंशन भी कहते हैं। हाँ, द पॉजिटिव डायमेंशन इज दैट द वर्ड civil nature has been used, which implies that even when a social religious right is involved with a pure civil legal right, the courts will still have jurisdiction. मतलब कि अगर कोई सिविल सूट है जिसमें एक सोशल या फिर रिलीजियस एंगल भी इन्वॉल्व हो, तब भी अगर आपका एक लीगल राइट इन्वॉल्व है उस मैटर में, द पर्टिकुलर मैटर विल बी डीम्ड टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि इफ द मैटर इज प्योरली सोशल या फिर इट वॉज प्योरली रिलीजियस, तो वहां पर कोर्ट के पास उस पर्टिकुलर मैटर को एंटरटेन करने की पावर नहीं होगी। आपका कोई ना कोई लीगल राइट इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, आगे द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 9 आर द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इज दैट क्लियर? सेकंड देखते हैं। द वर्ड शैल हैज बीन यूज्ड इन सेक्शन 9 विच मेक्स द जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स मैंडेटरी ऑल्दो सच जुरिसडिक्शन इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। शैल टर्म ने क्या किया? जो सिविल कोर्ट्स है उनके सारे सिविल मैटर्स के ऊपर उनको जुरिसडिक्शन दे दिया। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर साथ में रेस्ट्रिक्शन भी इंपोज कर दिए। आगे पढ़ते हैं। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था 2006 में। इसको करने से पहले ना मैं इसके फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, ए और बी थे। ठीक है, ए और बी बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। ए सपोज ही वॉज द मेल एंड बी वॉज द फीमेल। ठीक है, अब ए की कास्ट और बी की कास्ट, दोनों की कास्ट डिफरेंट थी। समझ में आ रहा है आपको कहानी? ए और बी की कास्ट जो है वो डिफरेंट थी, बट इसके बावजूद इनके कास्ट डिफरेंट थे, उसके बावजूद इन लोगों ने शादी कर लिया। अब बी के फैमिली वालों ने क्या किया? बी के फैमिली वाले जो कि शादी के अगेंस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ए और उसकी फैमिली के अगेंस्ट में
बहुत सारे फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट्स लॉन्च कर दिए, ठीक है, बहुत सारे फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट्स लॉन्च कर दिए। अब ए क्या किया, ही वेंट टू द हाई कोर्ट एंड देन सब्सिक्वेंटली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर क्वॉशिंग ऑफ दीज क्रिमिनल कंप्लेंट्स, ठीक है। जो ये क्रिमिनल कंप्लेंट्स बी की फैमिली वालों ने ए और उसकी फैमिली के अगेंस्ट में किया था, उसको क्वॉश करने के लिए ही वेंट टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते भी हो, ठीक है, तो आपकी मैरिज की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, बिकॉज जो आर्टिकल 19 है और जो 21 है, ठीक है, ये आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ विवाह कर सकते हो जिसके किसी भी इंसान के साथ आप विवाह कर सकते हो ऑपोजिट जेंडर के, ठीक है। अभी सेम सेक्स मैरिज तो अलाउ हुआ नहीं है, तो ऑपोजिट जेंडर ही लेके चलते हैं कि आप ऑपोजिट जेंडर के किसी भी इंसान के साथ आप विवाह कर सकते हो अगर दूसरा इंसान भी आपसे विवाह करने के लिए रेडी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप ये कहो कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है कि आई हैव द राइट टू मैरी द पर्सन दैट आई वॉन्ट, या आपके पास एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं उस इंसान से शादी करना चाहता हूँ, भले वो इंसान आपसे शादी करने के लिए रेडी हो कि ना हो, आप उसी से शादी कर सकते हो जो कि दूसरा इंसान भी आपसे शादी करने के लिए रेडी हो, या आपके पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसमें कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ें कभी बीच में नहीं आ सकती। दिस इज योर फंडामेंटल राइट, यू कैन चूज द पर्सन दैट यू वांटेड टू मैरी, यू कैन नॉट बी प्रेशराइज्ड बाय एनी पर्सन रिगार्डिंग दिस दैट whom you gonna मैरी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, बेसिकली समझाता हूँ यहाँ पे इशू क्या था। इशू यहाँ पर ये था कि दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, जो उनके क्रिमिनल कंप्लेंट्स थे उनको क्वॉश करवाने के लिए, मतलब बेसिकली ए एंड हिज फैमिली मेंबर्स दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट टू क्वॉश द क्रिमिनल केसेस जो उनके अगेंस्ट में लॉन्च किए गए थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर को इंटरटेन किया था तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो आपका राइट टू मैरी है, ठीक है, ये आपका एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 19 एंड 21, ठीक है। और अगर आपने शादी कर ली है अपने कास्ट के बाहर में, तो आपकी शादी की वैलिडिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जो आपकी शादी जो है अगर उसको कोई चैलेंज करता है, ठीक है, तो इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर, इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 19 एंड 21 इज इन्वॉल्व, जो आपको एक लीगल राइट देते हैं, राइट टू मैरी, ठीक है, ये आपको लीगल राइट देते हैं। तो अगर आपके इस लीगल राइट को कोई इन्फ्रिंज करता है तो इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। आइए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स अ कास्टलेस सोसाइटी, intercaste marriages though involve a societal stigma, they should in fact be promoted. It involves article 19 and 21 of the constitution and the legal issue being dominant, it is a suit of civil nature. और मैं इसको अगर आसान शब्दों में आपको मैं कहूँ, ठीक है, अगर आप सपोज, मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो इंटरकास्ट कपल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए फ्रॉम देयर फैमिली, अगर वो उनके शादी के अगेंस्ट में है तो, ठीक है। तो इफ सपोज दे वेंट टू द सिविल कोर्ट कि they need protection of their legal right, they wanted to enforce their fundamental right under article 19 and 21, suppose they went to the high court and supreme court कि हमने इंटरकास्ट मैरिज की थी और हमारे शादी के बाद से हमारी जो फैमिली है वो बहुत प्रेशराइज कर रही है, हमें साथ नहीं रहने दे रही है, ठीक है। तो they can go to the supreme court, they can go to the high court for the enforcement of their fundamental right, ठीक है। इवन दो जिस मैटर के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं वो क्या है, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज ये क्या है, एक सोशल इशू है, बट इवन दो इट्स अ सोशल इशू बट इट इज नॉट अ प्योर सोशल इशू, यहां पर एक लीगल राइट इन्वॉल्व है, ठीक है, यहां पर एक लीगल राइट इन्वॉल्व है एंड द पर्सन कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट by filing a petition for the enforcement of his fundamental rights, ठीक है, for the enforcement of their fundamental rights, and the court can entertain such matter because it is a suit of civil nature, because even though social element involved है यहाँ पर, but still यहाँ पर एक इंसान के legal right भी involved है। Is that clear? ठीक है, ओके। तो ये सेक्शन 9 के कुछ लैंडमार्क केस लॉस थे, और भी कुछ केसेस हैं जो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर दिए, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स मैंने अपलोड कर दिया वैसे टेलीग्राम ग्रुप पे, इसका भी और अगले लेक्चर का। अब हम लोग सेक्शन 9 का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको कवर करते हैं, ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन 1, a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature। क्या कह रहे हैं यहां पर कि अगर कोई सूट है
जिसमें किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार को लेके कंटेस्ट किया गया हो, या फिर कोई मान लो ऑफिस है, ठीक है, कोई ऑफिस है, मतलब उस ऑफिस में वो इंसान बैठता है, मतलब वो वाला ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब कि जो मतलब जिस पे सरकारी अधिकारी बैठते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। ऑफिस का मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई कम्युनिटी है उसके आप हेड हो, उसको भी हम ऑफिस रेफर करते हैं। सपोज कोई मंदिर है, जो मंदिर का जो पुजारी होता है, ठीक है, या फिर जिसको हम अर्चक भी कहते हैं, ठीक है, अर्चक भी कहते हैं, पुजारी भी कहते हैं, तो महंत भी कहते हैं, ठीक है। ये भी जो पोजीशन होल्ड करते हैं ना, इस पोजीशन को भी हम ऑफिस ही कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। इट विल बी डीम्ड टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर अगर कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट है या फिर किसी ऑफिस को लेकर डिस्प्यूट है। इतना आपको क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग, क्या हो गया इसका मतलब, नॉन ऑब्स्टेंटेड, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच राइट में डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स और सरमनीज। अब इसको ना एक बार थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम एक्सप्लेनेशन को इंटरप्रेट करते हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन जब किसी प्रोविजन के साथ अटैच्ड होता है और उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि एक्सप्लेनेशन का पर्पस क्या होता है। एक्सप्लेनेशन क्या करता है कि कोई भी चीज जो कि प्रोविजन के अंदर इम्प्लिसिट होती है, कोई भी चीज जो प्रोविजन के अंदर ही होती है, ठीक है, उसको वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं भी होते, उसके बावजूद ये चीज उस प्रोविजन के अंदर इम्प्लिसिट था, बट ये एक्सप्लेनेशन हमने क्यों डाला, हमने इसलिए डाला कि मतलब इस रिगार्डिंग अगर कोई इंटरप्रिटेशन आता है तो वहां पर आपको क्लैरिटी रहे कि सच मैटर आर ए सूट ऑफ सिविल नेचर। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन 1 है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सूट ऑफ सिविल नेचर का एक डेफिनेशन दे रहा है, बट दैट इज नॉट द केस। एक्सप्लेनेशन 1 इज गिविंग an example of suit of civil nature. Keep this in mind. ठीक है, explanation 1 is giving an example of suit of civil nature and it is not defining suit of civil nature. अब इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature. यहां तक तो क्लियर है आपको। आगे देखते हैं। Notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rights or ceremonies. अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये वैसे फैक्ट भी है, जो अभी केस लॉ हम लोग करेंगे भूरीनाथ वाला, उसके फैक्ट भी है, ठीक है। जो आपका वैष्णो देवी श्राइन है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जो इसका महंत होता है, ही बिलोंग्स टू अ सर्टेन फैमिली, ठीक है। एक प्रैक्टिस वैष्णो देवी श्राइन में फॉलो की जाती है कि एक फैमिली है, उसी के मेंबर्स जो हैं वही उस श्राइन के पुजारी, महंत या अर्चक बनते हैं। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट क्या करती है, ये एक लेजिस्लेशन लेके आती है, ठीक है। इस लेजिस्लेशन के थ्रू जो ये वैष्णो देवी श्राइन है, इसका मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है। क्या, मैं फिर से समझाता हूं आपको। वैष्णो देवी श्राइन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फैमिली ही उस श्राइन के पुजारी बनते थे, उस श्राइन के अर्चक बनते थे, उस श्राइन के महंत बनते थे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक लॉ लाया। उस लॉ के अंडर उन्होंने जो वैष्णो देवी श्राइन की जो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और अपॉइंटमेंट की पावर थी, वो अपने अंदर ले ली, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर उन्होंने एक बोर्ड स्लैश ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया, एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था बेसिकली। और ये बोर्ड जो है अब यही डिसाइड करेगी कि अगला महंत कौन होगा इस श्राइन में, ठीक है। अगला महंत कौन होगा ये बोर्ड डिसाइड करेगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि जो फैमिली बहुत ही लंबे समय से उस पर्टिकुलर श्राइन की महंत बनते आ रही थी, उनके पास से ये अथॉरिटी छीन ली गई। बिकॉज अब यहां पर जो गवर्नमेंट है, जो बोर्ड है, वो डिसाइड करेंगे कि उस श्राइन का महंत कौन बनेगा। इतना आपको क्लियर है, ठीक है, ओके। अब एक बात मैं आपको बताता हूं। देन जो ये महंत की फैमिली थी, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये बोला कि इस श्राइन को मैनेज कौन करेगा, इस श्राइन में पूजा कौन करेगा, इट इज इंटायरली बेस्ड ऑन अ रिलीजियस राइट्स एंड सर्मनीज, ठीक है। इट इज इंटायरली बेस्ड
बेस्ड ऑन रिलीजियस राइट्स एंड सर्मनीज। ठीक है, उन्होंने ये बोला बेसिकली, ठीक है, कि इट इज अ प्योर रिलीजियस इशू। ये एकदम प्योर रिलीजियस इशू है, ठीक है। और इस मैटर में, क्योंकि ये प्योर रिलीजियस इशू है, इस मैटर में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती। दे कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर। दिस इज व्हाट दे सेड इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो लेजिस्लेशन उन्होंने बनाया था, इट इज बेसिकली व्हाट दे सेड कॉन्ट्रावीनिंग आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 25 क्या कहता है? दैट एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री हैव द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड प्रोफेस देयर रिलीजन सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट। मतलब कि चलो इस बारे में अभी डेल्व नहीं करते हैं, बस आपको बता दे रहा कि आर्टिकल 25 हर एक इंडिविजुअल को यह अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, मतलब जो भी उनका मनपसंद रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करता है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कोर्ट में। अच्छा, आर्टिकल 25 के अंदर एक प्रिंसिपल आता है जिसे हम कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अब इसको समझेंगे, ये कनेक्टेड ही है। उन्होंने कोर्ट में ये बोला कि ये जो मैटर है कि इस श्राइन का महंत कौन बनेगा, ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है। इट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टू आवर रिलीजन, ठीक है। तो यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, पहली चीज। और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि द मैटर इज प्योरली रिलीजियस, और क्योंकि द मैटर इज प्योरली रिलीजियस तो वहां पर भी जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। दिस इज व्हाट दे सेड, ठीक है। जब कोर्ट ने मामले को इंटरप्रेट किया तो उनको ये पता चला कि जो महंत का अपॉइंटमेंट है, कि महंत का अपॉइंटमेंट एक पर्टिकुलर फैमिली से किया जाएगा, इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। क्या होता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? एक ऐसी प्रैक्टिस जो किसी रिलीजन में फॉलो की जाती है कि अगर उस प्रैक्टिस को आप हटा देंगे तो वो रिलीजन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ये होता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो उन्होंने जो क्लेम सुप्रीम कोर्ट में किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लेम को इनवैलिडेट कर दिया। दे सेड कि आपकी फैमिली इस पर्टिकुलर श्राइन को मैनेज करेगी, एडमिनिस्ट्रेट करेगी, ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, और महंत का अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। तो यहां पर उन्होंने क्या कंटेस्ट किया था? उन्होंने कंटेस्ट किया था ऑफिस, ठीक है। जो ऑफिस था ना, कि महंत की पोजीशन है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ऑफिस कहेंगे। उन्होंने ये कंटेस्ट किया कि ये जो पर्टिकुलर ऑफिस है इस पे बैठने का अधिकार सिर्फ हमारे फैमिली के लोगों के पास ही है, बिकॉज इट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सालों साल ये चली आ रही है, ठीक है। हमारे पास अधिकार है कि हम इस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इसको नहीं ले सकती। इज दैट क्लियर आपको? ठीक है। तो बिकॉज द मैटर इन्वॉल्व एन ऑफिस एंड इवन दो उस ऑफिस पे बैठने का अधिकार डिपेंड्स अपॉन अ रिलीजियस राइट एंड सर्मनी, इट विल स्टिल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। इट विल स्टिल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है। वो ऑफिस कंटेस्ट किया गया था। सवाल ये खड़ा हुआ कि जो ऑफिस को कंटेस्ट किया गया है, क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर है कि नहीं है? इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, बिकॉज आप एक ऑफिस में बैठने का अधिकार मांग रहे हैं, भले ही उस ऑफिस में बैठने का अधिकार आपको किसी रिलीजियस राइट्स या सर्मनीज से मिला है, डजंट मैटर, इट विल स्टिल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर, क्योंकि यहां पर एक राइट इन्वॉल्व है कि आप उस पर्टिकुलर ऑफिस में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, वहां पे एक राइट इन्वॉल्व है। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। आइए केस लॉ करते हैं। भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1997 सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट the performance of religious ceremonies may be an integral part of religion, but who perform the ceremonies can be regulated by the state. The right to an office or post, or the right to perform religious duties, especially when such duties are a part of a hereditary office, is a civil legal right. Therefore, disputes relating to such rights fall within the ambit of suit of civil nature under Section 9. What the Supreme Court said? कि यहां पर जो अधिकार इन्होंने मांगा था वो क्या मांगा था? कि इस पर्टिकुलर श्राइन का महंत बनने का जो अधिकार है वो हेरिडिटरी है, मतलब जो हमारे सक्सेसर होंगे दे विल बिकम द नेक्स्ट महंत ऑफ दिस पर्टिकुलर श्राइन, ठीक है। तो बिकॉज यहां पर एक ऑफिस को लेके मैटर कंटेस्टेड है, ठीक है, इवन दो उस ऑफिस में बैठने का अधिकार किसी रिलीजियस राइट या सर्मनी से निकल के आ रहा है, स्टिल इट विल बी अ मैटर, इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसके एक्सप्लेनेशन 2 पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1, or whether or not such office is attached to a
पर्टिकुलर प्लेस। मैं आपको बताऊं, जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो अगेन एक एक्सप्लेनेशन है ऑफ एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो एक्सप्लेनेशन 1 को ही समझा रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है कि भले ही उस ऑफिस में बैठ के आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भले आप उस ऑफिस में बैठे हैं, आपको कोई फीस दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप फ्री ऑफ चार्ज भी वो काम कर रहे हो तब भी मैटर नहीं करता, स्टिल इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। भले आप उस ऑफिस में बैठे हो, आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, फ्री में वो काम कर रहे हो, लेकिन स्टिल इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? वेदर नॉट सच ऑफिस इज अटैच टू अ पर्टिकुलर प्लेस। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ होते हैं कम्युनिटीज, ठीक है, जिनका कोई महंत बनता है, वो कम्युनिटी किसी एक जगह पे रहती नहीं है, वो टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करती रहती है, ठीक है। तो अब उस कम्युनिटी का महंत कौन बनेगा, ठीक है, वो भी अगर उस पर कोई इशू खड़ा होता है तो इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो ऑफिस किसी पर्टिकुलर जगह से अटैच्ड ही हो, वो मतलब टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है, तो इट डजेंट मैटर। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? ठीक है। अगेन मैं आपको वही चीज़ रिपीट कर रहा, कोई भी अगर आपको डाउट आया है मेरे लेक्चर में तो प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।